हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, तो उन्हीं सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में हम उस सभी टॉपिकों को डिस्कस करते हैं, जिससे हम आपके जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी के क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इसी के क्रम में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, वो आधुनिक भारत के प्रमुख मजदूर संगठन, जो आप सभी को पता है ट्रेड यूनियन से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। एनटी यूजीसी नेट के अंदर तो ये वाला टॉपिक उनका फेवरेट है, मैच करने वाला, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आज के बाद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के अंदर जो मज़दूर संगठन, जो मज़दूर यूनियन या मज़दूर ट्रेड यूनियन जो स्थापना हुई, उनके नेता कौन कौन थे, उन्होंने किस तरीके से मज़दूर संगठन की स्थापना की, किस तरीके से उसका विस्तार हुआ, किस तरीके से उसका विघटन हुआ, कौन सी स्थापना कब हुई है, किस संगठन की, इन सभी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन है आपका, ये सब हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, किस तरीके से ये संगठन की शुरुआत होती है देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे भारत के अंदर मजदूर संघ आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में रेलवे की शुरुआत होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत के अंदर जो रेलवे की शुरुआत हुई है, वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसके समय कई सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, मगर स्पेशली जो क्रांतिकारी शुरुआत मानी जाती है, वो 1853 में रेलवे की शुरुआत होती है। तो इसी रेलवे की शुरुआत के साथ पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ वगैरह, इन सारी चीज़ों की शुरुआत 1853 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को बस ये कॉमन सेंस की बात है, जब 1853 में भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत होती है, तो रेलवे का जो काम होगा तो वो भारतीय मजदूर ही करेंगे। कहने का मतलब, जैसे कि पटरियाँ बिछाना, रेलवे का जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम था, ब्रिज बनाना, और जो भी यहाँ से रिलेटेड जो काम थे, उन सभी को काम करने में मज़दूरों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे योगदान रहा है। तो यहीं से मज़दूरों का जो संगठन की स्थापना होती है, वो यहीं से हमको देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में मज़दूरों का काम भारत के अंदर नहीं लिया गया था। जैसे ही भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़दूरों की यहाँ पे ज़रूरत देखने को मिलती है। तो जब ये मज़दूर इतने ज़्यादा एक साथ जब काम करेंगे, तो सभी के बीच में यूनिटी की भावना पैदा होगी, सभी के बीच में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी, और सभी लोग जब एक साथ रहेंगे तो सभी अपनी मांगें भी मांगेंगे। इस तरीके से दोस्तों, यहाँ एक यूनियन टाइप का यहाँ पे आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, यूनियन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको कहाँ, 1853 में जब रेलवे की शुरुआत होती है। तो आगे देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ आगे विकास देखने को मिलेगा। तो इसकी आरंभ होने से ही अन्य सहयोगी उद्योग, मतलब उद्योग, जब रेलवे की शुरुआत होगी तो बहुत सारे उद्योगों की भी शुरुआत होगी। कहने का मतलब, जब यहाँ ट्रांसपोर्ट अगर आपका अच्छे तरीके से मिलेगा, तो उद्योगों को भी विकास यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेलवे ट्रैक के पास ही भारी भारी उद्योगों की स्थापना हो जाएगी, और लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना भी रेलवे के साथ देखने को मिलती है। और जब ये उद्योगों का आरंभ होता है दोस्तों, जिससे आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय होता है। तो जब दोस्तों एक तो रेलवे का काम चलेगा, तब भी मजदूरों की ज़रूरत होगी, और उसके साथ जब रेलवे के साथ भारी उद्योगों की जब यहाँ पे स्थापना होगी, तो उसमें जब उद्योग में काम करने वाले मजदूर जब आएंगे उसमें, तो वहाँ पे आपको मजदूर वर्ग का उदय देखने को मिलेगा। तो
आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा मज़दूरों का उदय जो हुआ है, या किसी भी काल में जब मज़दूरों का उदय हुआ है, तो उसके सबसे पीछे हाथ जो रहता है उद्योग का रहता है। जब जब उद्योगों का विकास होता है, या उद्योगों का क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, या उद्योगों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो मजदूर वर्ग का उदय स्वाभाविक है होगा, क्योंकि उद्योगों का जो संचालन है, उद्योगों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग ही होते हैं। तो इस तरीके से मजदूर वर्ग का उदय हमको यहाँ 1853 में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, अब जैसे 1853 में रेलवे आई, रेलवे के साथ ही उद्योग लग गए। तो जब उद्योग लग गए, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको मजदूरों के हित में संगठन की स्थापना देखने को मिलेगी। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, 1870 के अंदर ही बंगाल में ब्राह्मण सभा की एक सचिव थे, सचिव मतलब ये पाद बनर्जी, शशिपाद बनर्जी है शायद इनका नाम, के नाम से समाज सेवी ने श्रमजीवी क्लब की स्थापना की। तो दोस्तों जो शशिपाद बनर्जी थे, उन्होंने 1870 के अंदर ये ब्राह्मण सभा से वो जुड़े हुए थे, उसके सचिव थे शशिपाद बनर्जी। उन्होंने समाज सेवी, जो एक समाज सेवी थे, उन्होंने श्रमजीवी क्लब की स्थापना की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि श्रमजीवी क्लब की स्थापना किसने की, तो शशिपाद बनर्जी ने की। और इस क्लब की स्थापना हुई कब, तो 1870 में हुई। तो इस तरीके से आपको यह वाला फैक्ट आपको याद रखना है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, मगर आप फिर भी अगर आप याद रखोगे तो आपका फ़ायदा है इसमें। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आप क्या शुरुआत देखने को मिलेगी। 1870 में तो ये आपको एक श्रमजीवी क्लब की स्थापना हो गई। अब 1878 के अंदर सोराबजी सपूरजी बंगाली ने, मतलब इनका नाम है सोराबजी सपूरजी बंगाली ने, मुंबई विधान परिषद में मजदूरों के काम के घंटे सीमित करने के लिए एक विधायक रखने की कोशिश की। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे एक यूनियन की स्थापना होती है श्रमजीवी क्लब की, और जब यहाँ उद्योग, इतने सारे उद्योग लग जाते हैं, तो मजदूरों का काम भी किया जाता है और शोषण भी यहाँ पे शुरुआत देखने को मिलती है। तो इसी के क्रम में 1878 के अंदर ही सोराबजी सपूरजी बंगाली ने मुंबई विधान परिषद के अंदर उन्होंने एक विधायक रखने की कोशिश की, जिसमें मजदूरों के जो मजदूर करते थे, जैसे कि मजदूरों का कोई लिमिटेशन नहीं था उस समय पे कि कौन कितने टाइम पे काम करेगा, 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, किसी भी तरीके से उनको लगा लिया जाता था। तो उन्होंने एक निश्चित समय अवधि का रूल रेगुलेशन बनाने के लिए एक विधायक रखने की कोशिश की। कहाँ पे, विधान परिषद के अंदर एक विधायक लेकर, मतलब एक रूल रेगुलेशन के लिए उन्होंने एक विधायक रखने की कोशिश की, मतलब पास नहीं हुआ, बस उन्होंने एक पहली कोशिश की। तो ये इस तरीके से आपको दो फैक्ट आपको यहाँ मिल गए। सबसे पहले 1853 में रेलवे की शुरुआत होती है, उसी के साथ उद्योगों की शुरुआत हो जाती है। फिर 1870 में श्रमजीवी क्लब की स्थापना होती है, और 1878 में विधायक रखने की कोशिश होती है, जिसमें काम के घंटे कम करने की बात कही गई थी। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, 1877 ईस्वी में ही हड़ताल का पहला उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही जब भारत के अंदर मज़दूरों को जब लगाया जाता है, और जब मज़दूरों की एक यूनियन बनने की शक्ल सूरत बनने लगती है, तो उसी समय 1877 के अंदर पहला उदाहरण मिलता है। नागपुर एम्प्रेस मिल के मज़दूरों ने हड़ताल के रूप मिलता है। तो पहला उदाहरण है दोस्तों ये, एक मतलब संगठित हड़ताल तो नहीं थी, मगर पहली हड़ताल ये मानी जाएगी आधुनिक भारत की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली हड़ताल कब हुई थी, तो 1877 के अंदर हुई थी। अगर आपसे पूरी संगठित हड़ताल अगर पूछे, तो 1899 में मानी जाएगी। मगर ओनली हड़ताल करके अगर क्वेश्चन पूछे जाए, तो हड़ताल कब हुई, 1877 में कहाँ हुई थी, नागपुर के एम्प्रेस मिल में हुई थी, जहाँ के मजदूरों ने हड़ताल की थी। फिर उसके बाद दोस्तों 1877 के बाद 1890 में एम एस लोखंडे, जो महाराष्ट्र के ही थे, उनके द्वारा मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1890 में हुई। और इसकी स्थापना किसने की, एन एम लोखंडे ने की दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ तक कि क्रोनोलॉजी में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन नाम से एक आपको क्रोनोलॉजी में सेट कर देंगे, तो आपको ये याद रखना है इसकी स्थापना 1890 में हुई है। तो इसी तरीके से इसको आप क्रोनोलॉजी में आप सेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, ये मिल है दोस्तों, ये भारत का प्रथम मजदूर संगठन था, ये ट्रेड यूनियन नहीं था। तो दोस्तों ये एक संगठन मात्र था, ट्रेड यूनियन यहाँ भी नहीं था। तो ट्रेड यूनियन हम आगे देखने को मिलेगा, जहाँ 1918 में
उसकी स्थापना होगी। मद्रास लेबर यूनियन की जब स्थापना होती है 1918 में, तो वो पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। तो 1890 में ये हो गया। फिर 1899 के अंदर एक संगठित हड़ताल देखने को मिलती है दोस्तों, कहाँ पे? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला। तो जे जीआईपी मतलब रेलवे विभाग का एक में ये आपको ग्रेट इंडिया पेनिनसुला में पहली संगठित हड़ताल देखने को मिलती है। तो पहली हड़ताल तो 1877 में है और पहली संगठित हड़ताल 1899 में है। इसी तरीके से दोस्तों 1890 में आपको एक मजदूर संगठन देखने को मिल रहा है, मगर 1918 में आपको ट्रेड यूनियन देखने को मिलेगा। तो ये आपके 4 फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से? पहली हड़ताल और पहली संगठित हड़ताल, पहला संगठन और पहला ट्रेड यूनियन। इस तरीके से आपका 4 फैक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1918 ईस्वी के अंदर बीपी वाडिया द्वारा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की जाती है, जो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन होता है और यही एक ट्रेड यूनियन होता है दोस्तों। इसी को आधुनिक मजदूर संगठन माना जाता है। जो 1890 में हुआ है दोस्तों, मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन, वो एक मजदूर संगठन है, मगर उसके अंदर ट्रेड यूनियन नहीं थी। मगर दोस्तों जब 1918 के अंदर जब मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना होती है, इसको एक ट्रेड यूनियन भी माना जाता है और आधुनिक मजदूर संगठन भी माना जाता है। जिस साल मद्रास के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, उसी साल 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई सारे एग्जामों में पूछे गए, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अहमदाबाद ये टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के साथ कौन सा फैक्ट जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसी लेबर एसोसिएशन ने जब विद्रोह किया और वहाँ पे जब उन्होंने फैक्ट्री का अहमदाबाद के अंदर इन्होंने जब विद्रोह किया था, तो उसी विद्रोह में गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था। तो कहने का मतलब पहली भूख हड़ताल जो की थी गांधी जी ने इसी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन जो एसोसिएशन के साथ में इन्होंने की थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। तो ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारत के अंदर 1918 में जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, उसमें सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ट्रेड यूनियन थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ था, इनके द्वारा की गई थी। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि महात्मा गांधी जो काम करेंगे वो बड़ा ही करेंगे। तो ये आपको नॉर्मली आपको ये याद रखना है। इसके साथ और क्या फैक्ट जुड़ा हुआ है दोस्तों? इसी के माध्यम से गांधी जी ने अपने सुप्रसिद्ध ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था दोस्तों। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी इन्होंने अपनी जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, उसी के साथ इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? एक ट्रस्ट बना लिया जाता है जिसके अंदर पैसे को कलेक्ट करके और उसको सभी में मतलब समाज कल्याण के लिए कार्य करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इस सिद्धांत के अंदर देखने को मिलता है। मतलब समाज के अंदर जो सामंजस्य और समन्वय के लिए इस सिद्धांत को लागू किया जाता है। तो इस सिद्धांत को किस तरीके से जोड़ा था उन्होंने? जो 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, उसी में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादन किया था। फिर उसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल का जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वो इसी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के साथ मिलकर किया था। तो 1918 में जब अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी, तो इन्होंने इसी एसोसिएशन के साथ मिलकर हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल की थी प्रथम बार। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कहाँ की थी, तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, या मिल मजदूर जो उन्होंने विद्रोह किया था उसी में की थी। और जो ये विद्रोह हुआ था दोस्तों, इसमें इनको ये भत्ता मांग रहे थे दोस्तों। तो 1914 से लेकर 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसी विश्व युद्ध के समय अकाल वगैरह भी पड़ा। तो दोस्तों उसी विश्व युद्ध के समय जब इन लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी मज़दूरों की, तो इनको भत्ता दिया जाता था। तो दोस्तों जब युद्ध ख़त्म हो जाता है 1918 में, तो 1918 में ये भत्ता इनका बंद कर दिया जाता है। और जब 1918 में ही अकाल पड़ता है दोस्तों, तो ये अपने भत्ते को निरंतर करवाना चाहते थे। तो ये भत्ते को निरंतर करवाने का क्या मांग कर रहे थे दोस्तों? ये अपने भत्ता का 50% पहले तो ये 100% मांगते हैं, पर 100% से आके दोस्तों ये 50% मांगते। कहने का मतलब हमें 50% भत्ता दो। फिर दोस्तों होता क्या है, तो जब इन दोनों के बीच में मिल मजदूर और मिल मालिक के बीच में जब कोई समझौता नहीं बैठता, तो गांधी जी जाके इन दोनों के बीच में मिल मजदूर
तो 50% मांगते हैं और मिल मालिक इनको 25% देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गांधी जी जाके हंगर स्ट्राइक करते हैं और इस आंदोलन को और बड़ा करते हैं, तो वो इस भत्ते को 35% पे जाके इनका दोनों के बीच में सेटलमेंट करवा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों भूख हड़ताल इस तरीके से की जाती है और 35% भत्ता इन लोगों को दिलवा दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एटक की बात कर लेते हैं। तो AITUC का मतलब होता है दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका मतलब होता है एटक, और ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। तो दोस्तों इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है भारत के अंदर, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, रूस के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जो 1918 के बाद नेशनल यूनियन की जब स्थापना होती है दोस्तों, तो उसी के बाद 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शुरुआत भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको नाम है। तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1919 में होती है। तो जब इसकी स्थापना होती है दोस्तों, तो इसी लेबर यूनियन से कांटेक्ट करने के लिए या इसी लेबर यूनियन से जुड़ने के लिए भारत के अंदर एटक की स्थापना देखने को मिलती है, और इसी के लिए जो है एटक की स्थापना होती है। तो 1920 के अंदर भारत के अंदर जो 108 ट्रेड यूनियन थी, छोटी छोटी ट्रेड यूनियन थी, उन्हीं सभी को मिलाकर एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एटक की स्थापना की जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब 1919 में ILO की स्थापना होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसी से जुड़ने के लिए भारत के अंदर 107 जो ट्रेड यूनियन होती है छोटी छोटी, उन्हीं सभी को मिलाकर एक एटक की स्थापना की जाती है। एटक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एटक की स्थापना कब होती है, तो एटक की स्थापना होती है 1920 के अंदर। और कितनी ट्रेड यूनियन को मिलाकर एटक की स्थापना की जाती है, तो 160 ट्रेड यूनियन को मिलाकर इसकी स्थापना की जाती है। और दोस्तों इसका संस्थापक कौन कौन है, किस किस के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है, तो इसकी स्थापना NM जोशी, बेपिस्टा और लाला लाजपत राय के मतलब इन तीनों चारों लोगों के सम्मिलित प्रयास से इसका जो है स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इसकी स्थापना के साथ किस किस का नाम जुड़ा है, तो आपको ये नाम बता देना है, NM जोशी, बेप्टिस्टा और लाला लाजपत राय, और भी कई सारे नाम जुड़े हुए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नाम है वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, जब इसकी स्थापना हो जाती है तो अब इसका प्रतिनिधि बन के कौन जाएगा दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो आयोजन होता है, सम्मेलन होता है, उसमें NM जोशी, क्योंकि NM जोशी ने ही तो इसकी स्थापना की है, तो NM जोशी को एटक का प्रतिनिधि बनाकर पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि NM जोशी इसकी स्थापना के साथ जुड़े रहते हैं, और NM जोशी को ही प्रतिनिधि बनाकर कहाँ पहुंचा दिया जाता है, ILO का जो संगठन बना था 1919 में, उसकी बैठक होती है 1920 के अंदर वाशिंगटन के अंदर। तो उसी में दोस्तों 1920 के अंदर इनको प्रतिनिधि बनाकर पहुंचा दिया जाता है, किसको, NM जोशी को। तो इस तरीके से दोस्तों एटक की स्थापना होती है, और एटक का जो काम था, जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो उद्देश्य इनका पूरा हो जाते हैं। और इससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जब 1919 के अंदर ILO की स्थापना होती है, और ILO की स्थापना होने के साथ ही पहला सम्मेलन होता है, तो उस सम्मेलन में जब एटक की स्थापना तो नहीं होती है, मगर पूरे मजदूर जो यूनियन थी, जैसे कि 107 ट्रेड यूनियन थी, इन्हीं सभी ट्रेड यूनियन का एक नेतृत्व इनको दिया गया था, और उसका प्रतिनिधि बनाकर, मतलब 1919 की बैठक में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी ही जाते हैं, और उनके साथ जो है BP बाडिया को भेजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जब 1920 में एटक की स्थापना नहीं होती है, यानी कि 1919 में ही एक साल पहले ही जब ILO की स्थापना होती है, तो उसी के सम्मेलन में प्रतिनिधि बनाकर किसको पहुंचाया जाता है, NM जोशी को ही पहुंचाया जाता है। और उनके सहयोगी कौन होते हैं उस समय, BP बाडिया, जो मद्रास लेबर यूनियन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। मद्रास लेबर यूनियन जो 1918 में इन्होंने स्थापना की थी, BP बाडिया ने, वही इनके सहयोगी बनकर जाते हैं। तो आपको क्या क्या याद हो गया दोस्तों, 1919 के अंदर ILO की स्थापना होती है, फिर इसी
1919 का जो अधिवेशन हुआ था उन्हीं में एनएम जोशी और बीपी वाडिया चले जाते हैं। फिर दोस्तों वहाँ से आने के बाद 1920 में 160 ट्रेड यूनियन को इकट्ठा करके एक ट्रेड यूनियन की स्थापना करते हैं। एनएम जोशी, बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय मिलकर किसकी, एटक की स्थापना करते हैं। एटक का नाम क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो दोस्तों इस तरीके से एटक की स्थापना हो जाती है और एटक के प्रतिनिधि भी वाशिंगटन के अंदर जाकर उस संगठन में जाकर अपना मीटिंग में ये चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, एटक का सम्मेलन होता है 1920 के अंदर। तो इसका सम्मेलन, जैसे कि इसकी स्थापना हुई 1920 में ही, तो इसकी स्थापना कहाँ हो रही, मुंबई के अंदर ही इसका एक सम्मेलन होता है दोस्तों 1920 में। तो जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों लाला लाजपत राय इसके संस्थापक सदस्य में भी थे और जब इसका सम्मेलन होता है तो उसके अध्यक्ष भी लाला लाजपत राय बन जाते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष बन जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट आदि इसके और अन्य सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इतने सारे लोगों का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा और एनएम जोशी इसके संस्थापक सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, लाला लाजपत राय पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और इसके महामंत्री कौन थे, दीवान चमन लाल इसके जो है महामंत्री थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। किस तरीके से आपको याद रखना है, प्रथम अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष पहले तो हम बात कर लेते हैं। 1920 में एटक की स्थापना होती है, उसके संस्थापक कौन कौन है, लाला लाजपत राय है, एनएम जोशी है और जोसेफ बैप्टिस्टा है। फिर होता है क्या दोस्तों, जब इसकी स्थापना हो जाती है तो उसकी स्थापना के बाद एक सम्मेलन आयोजन होता है। तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं, लाला लाजपत राय अध्यक्षता करते हैं, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा बनते हैं और इसके महामंत्री दीवान चमन लाल इसके महामंत्री बनाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपका ये 1920 वाला आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। 1920 के अंदर ये घटना हुई है और इस तरीके से इनके नाम जुड़े हुए हैं। अब होता क्या दोस्तों, 1929 के अंदर इसका दूसरा मतलब और आगे का अधिवेशन होता है जो नागपुर के अंदर होता है। तो इसका मतलब अधिवेशन तो आपके चल रहे हैं, पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है वो हमने लिया है। तो अब 1919 के अंदर 29 के अंदर एक अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के लड़के थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। तो 1929 के अंदर ही इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। जो लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और एटक को जो 1929 का अधिवेशन हुआ था नागपुर के अंदर, वहाँ भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों, आपको याद रखना ईजी होगा। 1929 के अंदर दो अधिवेशन होते हैं, एक तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है और एक एटक का अधिवेशन होता है। तो दोनों अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बनता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन कहाँ होता है, कांग्रेस का लाहौर में, और एटक का अधिवेशन कहाँ होता है, नागपुर में। तो दोस्तों ये अधिवेशन नागपुर में होता है और इसी अधिवेशन में एटक का विभाजन हो जाता है। तो एटक का विभाजन किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो एटक का प्रथम विभाजन एनएम जोशी और वीवी गिरी और शिवराज, ये तीनों मिलकर दोस्तों एटक का विभाजन कर देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब 1929 के अंदर समाजवादी और उदारवादी लोगों का जब एटक के अंदर प्रवेश होता है और उन लोगों की जब चलने लगती है, तो ये जो जिसने एनएम जोशी ने एटक की स्थापना की थी, एटक की स्थापना का श्रेय सबसे ज़्यादा एनएम जोशी को ही जाता है। तो वो इन सब चीज़ों से रूठ जाते हैं और रूठ कर क्या करते हैं, अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं। मतलब अपने यूनियन जो बनाया था इन्होंने एटक को, वो छोड़ देते हैं 1929 के अंदर। इस तरीके से एटक का विभाजन हो जाता है और एटक का विभाजन होने के बाद ये अपना क्या बना लेते हैं दोस्तों, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से ये अपना एक अलग संगठन बना लेते हैं। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, एटक, AITUC। तो एटक की स्थापना 1920 में होती है और एटक का विभाजन 1929 में होता है। 1929 में एनएम जोशी इसकी स्थापना करते हैं, किसका, अलग अपना संगठन बना के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से अपना अलग संगठन बना लेते हैं। इस तरीके से एटक का पहला विभाजन 1929 में हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब इसके बाद दोस्तों अगला दूसरा विभाजन हो जाता है उसी के 2 साल बाद। तो 1931 के अंदर फिर से मतलब इसमें गड़बड़ हो जाती है, फिर से लोगों की चलने नहीं पाती है। तो 1931 के अंदर फिर दूसरी पार्टी निकल के भाग जाती है इसमें। तो दूसरी पार्टी में कौन कौन होते हैं दोस्तों, रणदीबे और देश पांडे के नेतृत्व में जो है इसका दूसरा विभाजन होता है और वो अपनी कौन सा यूनियन, कौन सा संगठन बनाते हैं, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो रेड ट्रेड यूनियन
कांग्रेस के नाम से ये अपना दूसरा संगठन बना लेते हैं। तो किससे अलग होते हैं दोस्तों? ये एटक से अलग होते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ये अलग होते हैं, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1931 में होती है। तो किस तरीके से दोस्तों इसका दो विभाजन हुआ ये आप देख सकते हो। पहला विभाजन 1929 के अंदर होता है, जिसमें से ITUF मतलब इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन निकल जाता है, जिसकी स्थापना NM जोशी ने की थी। और दूसरा विभाजन 2 साल बाद होता है, तो वो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से RTUC जो है संगठन बना लेते हैं, रणदीवे और देश पांडे मिलके। तो इस तरीके से दोस्तों दो विभाजन आपको देखने को मिला है। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1920 के अंदर। उसका विभाजन होता है 1929 के अंदर, किस नाम से दोस्तों? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से। यह विभाजन हो गया 29 के अंदर। अगला विभाजन रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से 31 में हो जाता है दोस्तों। तो ये 20 में बनती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 29 में उसका विभाजन हो जाता है पहला, और 31 में उसका दूसरा विभाजन हो जाता है। पहला विभाजन NN जोशी ने किया है और दूसरा रणदीवे ने किया है। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। और जो अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1920 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो इस तरीके से आपका तीनों के बारे में क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता अब आपका जो भी कन्फ्यूजन है अब क्लियर हो गया होगा। और आपसे अगर क्रोनोलॉजी पूछे तो क्रोनोलॉजी में आपको यही लगाना है, पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर बाद में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, फिर बाद में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस तरीके से आपकी क्रोनोलॉजी भी क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अब इन दोनों ने विभाजन तो कर लिया था, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से ये दोनों अलग तो हो जाते हैं, पर इन दोनों में ये बेसब्री भी होते हैं, मतलब थोड़े दिनों के बाद ही जो है ये आकर मिल जाते हैं, किसमें? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फिर से आकर मिल जाते हैं। तो जो लोग पहले गया था वो बाद मतलब जैसे कि 29 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से निकलकर कौन गया था? ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो थे, जिसकी स्थापना किसने की थी? NM जोशी ने। तो वो तो बाद में आते हैं। कहने का मतलब ये है जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से बाद में गया था निकलकर, वो पहले आता है, और जो पहले है वो बाद में आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। जो 31 में गया था वो 34 में आ जाता है, और जो 29 में गया था वो 38 में आता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले वाला बाद में आता है और बाद वाला पहले आ जाता है। तो 34 वाला पहले कैसे आ रहा है ये हम देख लेते हैं। जो 34 के अंदर 31 के अंदर निकल कर गया था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो 1934 ईस्वी में एटक में फिर से आ जाता है। तो 1934 ईस्वी में एटक एवं रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आपस में विलय हो जाता है। तो ये कब निकल के गया था? 31 में निकल कर गया था, और 3 साल बाद ही ये वापस से आ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 1938 के अंदर जब ये देखता है कि ये दोनों तो फिर से मिल गए हैं, तो वीवी जो NM जोशी थे, उनको लगता है कि यार मैं अकेला रह के क्या करूँगा, तो मैं भी इनसे मिल जाता हूँ। तो अकेले रहने से के बचने के लिए ये फिर से 1938 के अंदर इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन और एटेक का विलय हो जाता है। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फिर से विलय हो जाता है। तो एटक का और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का विलय कब हो जाता है? 1938 के अंदर। और ये कब निकल के गए था? 29 के अंदर, 1929 के अंदर ये निकल कर गए थे। तो ये आते हैं कितने साल में दोस्तों? ये 9 साल में आते हैं, और ये 3 साल में आते हैं। इस तरीके से दोस्तों मतलब NM जोशी जो थे वो थोड़ा लंबा बुरा मान गए थे। कहने का मतलब वो 9 साल में माने हैं और ये 3 साल में माने। कौन? रणदीवे जो थे वो 3 साल में मान गए थे, और जोशी जी जो थे वो 9 साल में माने थे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 1938 के अंदर ही इनका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ था। तो ये आप समझ रहे हो दोस्तों, नागपुर के अंदर ही ये छोड़कर गए थे और नागपुर के अंदर ही आकर ये मिल जाते हैं। तो कौन नागपुर के अंदर छोड़ के गए था? NM जोशी जो थे नागपुर के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 1929 के अंदर के अधिवेशन की,
उसी में ये छोड़कर चले गए थे, और फिर से जब नागपुर के अंदर अधिवेशन होता है उसी में ये मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 1938 के अंदर इनका दोनों का विलय हो जाता है, और विलय होने के बाद नागपुर के अंदर इसका अधिवेशन होता है। तो ये मुझे लगता है अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक और अधिवेशन में जो है इनका अब फिर से इसका जो है टूट यहाँ पे देखने को मिलेगी, किस तरीके से इनका फिर से यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फिर से इसका विभाजन होता है। तो इसका विभाजन कौन करता है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका विभाजन होता है फिर से। तो वो क्या बनाते हैं? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इंटक की स्थापना करते हैं। किससे निकलकर? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, उससे निकलकर इंटक की स्थापना करते हैं। इंटक का क्या नाम है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? एन एम जोशी की स्थापना करते हैं। पहले एटक की स्थापना होती है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर उसके बाद इंटक की स्थापना होती है। इसकी स्थापना हो गई 20 में, इसकी स्थापना हो गई 29 में, इसकी स्थापना हो गई 31 में, और इसकी हो गई 1947 में। इंटक की स्थापना 1947 में हो गई है। इस तरीके से आपका क्लियर है। फिर उसके बाद देख लें दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक बार पुनः एटक का विभाजन होता है। ये अटक नहीं है दोस्तों, एटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन होता है। तो इसका विभाजन कौन करता है? वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी के नेतृत्व में 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन करते हैं। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल। तो एटक का क्या नाम था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इनका संगठन का क्या नाम था? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो एटक और इंटक, इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। ये इंटक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, और ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल और ऑल इंडिया, इस तरीके से आपको याद रखना है। एटक पहले आएगा और इंटक बाद में आएगा। इसके बाद दोस्तों इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल ही बनेंगे। तो ऑब्वियसली दोस्तों जो संगठन से अलग होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। जैसे वो एन एम जोशी अलग हुए थे तो एन एम जोशी उसके अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल अलग हुए तो वल्लभ भाई पटेल ही इसके अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे आपको 4 संस्थाओं के बारे में जानकारी मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं। 1948 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादियों द्वारा हिंदू मजदूर सभा का गठन होता है। तो ये आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है। तो 1947 में तो इंटक की स्थापना होती है, उसी के 1 साल बाद हिंदू मजदूर सभा का स्थापना करते हैं। तो एक यूनियन का गठन होता है। फिर 1949 के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्रोफेसर के टी शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को गठन किया। तो दोस्तों इन्होंने भी एक और संगठन बना दिया था। इन्होंने क्या बनाया दोस्तों? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यूटीयूसी का इन्होंने गठन किया। कब किया? 1949 में किया। दोस्तों ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, बाई चांस कभी कभी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे संगठनों की तो बात कर ली। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम थोड़े बहुत अधिवेशन उनकी बात कर लेते हैं कि ये जो संगठन बने हैं तो इनके ऊपर किस तरीके से अंग्रेज़ों ने रूल रेगुलेशन बनाया, किस तरीके से इनके ऊपर नियम बनाए, वो हम देख लेते हैं। अब ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2 अधिनियम को, मतलब सरकार ने नियम बनाए। तो किस तरीके से दोस्तों 2 अधिनियम बनाए वो हम देख लेते हैं। तो प्रथम अधिनियम जो है 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया। तो 1926 में जो ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया, तो आप सभी को पता होना चाहिए एटक की स्थापना 1920 में हो जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए 1926 में एक अधिनियम लेकर आया जाता है, जिसको 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इस अधिनियम के द्वारा मजदूरों की हड़ताल को कानूनी मान्यता तो मिल जाती है। तो दोस्तों जैसे ही ये हड़ताल वगैरह करते थे तो
उस हड़ताल को कानूनी मान्यता तो मिल गई है, मगर उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों जो मजदूर लोग थे ये अपनी हड़ताल तो कर सकते थे, मगर ये चाहे कि अपनी राजनीतिक गतिविधियों में रहे और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर उनके लिए हड़तालें वगैरह करें, तो उसके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो किस में लगा दिया दोस्तों? 1926 के अंदर जो ट्रेड यूनियन अधिनियम आया था उसमें इनके ऊपर बंदी लगा दिया था। इसके बाद दोस्तों अगला अधिनियम आता है 3 साल बाद ही। तो इसके अंदर क्या होता है, इसे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब आया था, तो 1929 के अंदर आया था, लॉर्ड इरविन के समय। यह आपको याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड इरविन के समय यह अधिनियम आया था। तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें आवश्यक सेवाओं तथा बिजली, पानी, रेलवे आदि में हड़ताल तथा राजनीतिक कार्यवाही के समर्थन में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इनको एक तो आवश्यक सेवाएं प्रदान की, किस क्या क्या सेवाएं प्रदान की? बिजली, पानी और रेलवे में इनको सेवाएं प्रदान की, मतलब बिजली मिलेगी और पानी मिलेगा इनको, और पानी मिलेगा और रेलवे आदि बीमा से संबंधित ये जहाँ पे शुरुआत हुई है, इनको ये अधिनियम के द्वारा इनको ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई। और इसी में मगर इनको हड़ताल तथा राजनीतिक कार्रवाई में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये हड़ताल का यहाँ पे रूल इनको दिया, मगर आगे जाके 3 साल में इनकी हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये याद रखना है, 1926 में हड़ताल का अधिकार मिलता है और 1929 में इनकी हड़तालों और राजनीतिक कार्रवाई पर अगर ये समर्थन करते हैं और उनके समर्थन में अगर ये हड़ताल करते हैं तो उसके ऊपर रोक लगा दी। इस तरीके से दोस्तों ये 2 अधिनियम भी मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम थोड़ा ब्रीफ में अब समझ लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, इसको एक बार और थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1890 में ये इसकी स्थापना होती है। और एनाम लोखंडे मतलब नारायण मेघाजी लोखंडे इसकी स्थापना करते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये भारत का पहला मजदूर संगठन है। मतलब भारत में मजदूर संगठन की स्थापना तो हो रही है ये, मगर ये एक ट्रेड यूनियन नहीं है, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी। फिर उसके बाद दोस्तों सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है 1911 के अंदर। तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? एन एम जोशी करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 1918 के अंदर भारत का पहला आधुनिक मजदूर यूनियन होता है क्या? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना करती है। और ये यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब होती है? 1918 के अंदर बीपी बाडिया के द्वारा मद्रास में करते हैं दोस्तों। और ये प्रथम वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संगठन था। ये हमने पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले स्लाइड के अंदर बात कर लिए। और जिस समय इसकी स्थापना होती है दोस्तों, उसी समय अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं इसी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर जो एसोसिएशन बनाया उसी से संबंधित। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है, एटक की स्थापना होती है। तो एटक की स्थापना कब हो रही है? 1920 में इसकी स्थापना हो रही है। कौन स्थापना कर रहे हैं इसके? एन एम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय, ये तीनों लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और दीवान चमन लाल इसके महामंत्री बन जाते हैं दोस्तों। सचिव या महामंत्री जो भी है, इनके दीवान चमन लाल बनते हैं। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, यह हमने देख लिया है। अब दोस्तों ये इसकी अधिवेशन तो हो जाता है, फिर इसी के साथ इसका विभाजन कब कब होता है ये हम देख लेते हैं, ये हम देखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों 1924 के अंदर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना होती है। तो ये आपको थोड़ा फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाए, नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं, मगर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमने स्लाइड के अंदर डाल दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों एटक का विभाजन होता है। तो भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का विभाजन कौन करता है? एन एम जोशी। जो एन एम जोशी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी, वो उदारवादी और समाजवादी लोगों से चिढ़कर अपना संगठन अलग कर लेते हैं। तो ये एटक से विभाजन कर लेते हैं और अपना संगठन बना लेते हैं भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन या भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से। 1929 के अंदर ये अपना अलग अधिवेशन बना लेते हैं। और इसके अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अब दोस्तों इसी के 2 साल बाद फिर से इसमें विभाजन देखने को मिलेगा। तो दूसरा विभाजन कौन करता है? रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से 1931 में देश पांडे और रणदीवे दोनों मिलकर फिर से इसका विभाजन कर देते हैं। अब दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो इंसान लेट गया था वो पहले आएगा। मतलब 1934 में
ये लोग पहले आ जाते हैं, जो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे ये लोग आके अपना विलय करवा लेते हैं। और 1938 के अंदर आके कौन, जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एन एम जोशी जी जो थे, मतलब जोशी जी थोड़ा ज़्यादा बुरा मान गए थे, तो वो लेट आते, मतलब 9 साल बाद आते। तो 9 साल बाद कब आएंगे, 1938 के अंदर। 1938 के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये लोग आ जाते हैं। तो 1938 के अंदर ही, मतलब 1929 के अंदर ये जाते हैं पहले जोशी जी बाहर, और 1931 के अंदर रणदीवे जी जाते हैं। तो रणदीवे जी कब आ जाते हैं, 1934 के अंदर ये आ जाते हैं 3 साल में, और ये आते हैं 38 में। और जब ये 38 में आ जाते हैं तो इन सबका मिलके दोस्तों एक अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर। 1938 का एक अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर, ये हमने अभी स्लाइड के अंदर पढ़ा था। फिर उसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना होती है 1938 के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद दोनों मिलकर करते हैं। फिर उसके बाद इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, ये 1941 के अंदर एम एन रॉय करते हैं दोस्तों, ये जो साम्यवादी नेता है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, एटक से पृथक होकर की थी, मतलब एटक से विभाजन हुआ था इनका, और उन्होंने 1947 के अंदर इसकी स्थापना की थी, इंटक की स्थापना, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इंटक की स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर की थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 20 में हुई, और इसकी स्थापना कब हुई है, 47 में हुई है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद एक और, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1949 में होती है, केटी शाह इसके संस्थापक होते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने ये सारे जो भी यूनियन है, जो भी संगठन है, उसकी अपने स्थापना के बारे में, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में हमने देख लिया है। और क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले दोस्तों एटक आएगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन मतलब ITUF, जिसकी स्थापना 1929 में होती है। फिर उसके बाद रेड ट्रेड यूनियन जो 31 में होती है। फिर उसके बाद दोस्तों इंटक आता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, पहले एटक आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों ऑल ITUF मतलब इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, फिर उसके बाद दोस्तों रेड ट्रेड यूनियन फेडरेशन, फिर उसके बाद इंटक। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्रोनोलॉजी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है, अगर वीडियो तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं किस तरीके से आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डली हुई है उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हैं वो, और आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इतिहास का किला नाम से टेलीग्राम चैनल आप सर्च करके, इतिहास का किला नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सभी वीडियो की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा कई सारी बुक्स की, कई सारे पोल वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे PDF और पोल्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप उस चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।